तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और जिनका सिलेक्शन होता है, उसमें बेसिकली मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, एक्सेप्ट फॉर जस्ट फ्यू थिंग्स, जिसमें पहली चीज है एंथुजियाज्म। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ उनके अंदर एंथुजियाज्म हमेशा एक कॉमन फैक्टर हमेशा से रहा है। तो मैं हमेशा ये समझाता हूं कि अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाए हो तो आप उसके रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसके लिए एंथुजियास्टिक आज तक भी नहीं हो तो आज आप सबसे पहले एंथुजियाज्म जगाओ। अब यहां पर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेड होती है कि आप आजादी जिंदगी में आप कैसे हो, आप समझ लो आपकी जो बेसिक पर्सनालिटी वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, कि आप फ्रेंड सर्कल में रहते हो कि आप नहीं रहते हो। तो मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं उनके अंदर एक ही चीज सबको समझाता हूं कि किसी भी सफर का अंत तब होगा जब आप मानेंगे। अगर आज आप बोलेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं थक गया हूं, मुझसे अब नहीं होता, तो मैं आज आपको बताता हूं कि सिर्फ एमबीबीएस करके भी कामयाब हुआ जा सकता है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बस बढ़िया है सर। जी रहे हैं। जी, जी रहे हैं, हर गम जी रहे हैं। हम कॉफी। सर अभी जस्ट क्लास लेके आए हैं और सर ने फिर भी इतनी हिम्मत करके सर ने लाइन पे ले हाथ करी थी, फिर भी इतना इतनी एनर्जी हाँ, चाहिए बस। बस तभी इस कॉफी के सहारे हो रहा है बिकॉज गला बहुत चोको हुआ है। पक्का और कॉफी है बताइए ना भाई। सर? हाँ हाँ, बिल्कुल कॉफी है भाई। ऐसे 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 ये लग करके देखो। अभी आप क्लासेस चल रही है अभी? हाँ, अभी मैं हूँ गुजरात में, राजकोट। अच्छा अच्छा, ओके। तो 3 दिन का लेक्चर है और कल लास्ट डे है। हम्म। और बस चल रहा है, जी लेक्चर चल रहा है अभी, तो सारे चल रहे बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइव क्लास से टोटल आज का मेनली जो हमारा मोटिव ये है कि सबसे पहले तो अ, दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो जो जिन्होंने अभी रिसेंटली नीट पीजी दिया है, तो जो नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, और बाकी आधे लोग वो हैं जो कॉलेज डेज में हैं। तो पहले आई थिंक हम नीट पीजी के बारे में ज़्यादा बात कर लेंगे ताकि वो लोग फ्री हो जाए, और उसके बाद जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस जो कॉलेज में कर रहे हैं उन पर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट के बारे में। तो बिल्कुल ठीक। हर बार जब रिजल्ट आता है तो क्योंकि आप तो हर बार स्टूडेंट से डील करते ही हो, जब भी रिजल्ट आता है तो अच्छे वालों से भी डील करते हो, जिनका बुरा आता है उनके साथ भी डील करते हो। और अभी जब से रिजल्ट आया तब से मैंने भी आपकी स्टोरीज देखी हुई इंस्टा पे, जब आपको कोई ऐसा इंसान है। हेलो। हाँ डॉक्टर देवी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। अ, हाँ। हाँ जी। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल आप जैसे जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उस टाइप के लोग भी होते हैं। एक्चुअली लाइट चली गई मेरी साइड में, कोई छोटी बात नहीं, जगह रहने का यही नुकसान होता है जी। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। जी। तो उन लोगों की जो आप कैसे डील करते हो, खासकर उन लोगों को आप क्या क्या चीजें बताते हो? अ, मैं आपको सबसे पहले चीज जो यहाँ पे उसको मैं क्लैरिटी देता हूँ ना, वो ये है कि जब भी नीट पीजी का रिजल्ट आता है तो जो एक हमारे यहाँ ना बहुत पुरानी कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज हम्म। नन। जब जो लोग कामयाब हो जाते हैं तो सारे कहते हैं कि मुझे तो पता था, मुझे तो पता था, मुझे तो पता था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे ना somebody who has not made it, उससे बात करनी थोड़ी जरूरी है, उसकी साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि इंडिविजुअली बहुत सारे मैसेजेस को जवाब देना असंभव हो। इसी वजह से मेरे को लगता है कि कोई वीडियो मैसेज डाला जाए या कुछ किया जाए तो बड़ा आई वुड लाइक टू थैंक यू, यू नो, कि आपने इस तरह के आज ये एक इनिशिएटिव लिया। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू थैंक यू for सर। the awesome work that you are doing. I keep a track of it for sure. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। तो मैं इस चीज को आज ओपन प्लेटफॉर्म पे एक बार बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मेरा लाइफ में ऐसा मानना है दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टैलेंट। मतलब अब जैसे सपोज कर लीजिए कि 3 लड़के हैं, एक साथ पढ़ते आए हैं, आज एक का सिलेक्शन हो गया है, 2 का हो गया, एक का नहीं हुआ।
तो जो दुनिया बाहर से उन्हें जज कर रही है वो ये कहती है कि भाई जो टैलेंटेड था उसका हो गया है और जो टैलेंटेड नहीं था उसका नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो बोलते हैं कि ये हार्ड वर्किंग था इसका हो गया और जो हार्ड वर्किंग है वो बिल्कुल गलत है। टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती लाइफ में। सिर्फ एक ही चीज होती है और वो होती है एंथुजियाज्म। अगर आप किसी चीज को लेकर एंथुजियास्टिक हो तो आप उसके बारे में मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे, बोलोगे, किसी से बात करोगे, उसकी बातों को सुनोगे, अपनी नॉलेज में इजाफा करोगे, आप उस चीज के बारे में एक एक्स्ट्रा माइल जाओगे। जब आप उस चीज के बारे में एक एक्स्ट्रा माइल जाओगे तो बड़ी जायज बात है कि आप औरों से उसको ज्यादा बेहतर कर पाओगे। जब आप और उसको ज्यादा बेहतर कर पाओगे तो फिर सामने वाला देखने वाला जो आज आपको देख रहा है वो देख के बोलेगा अरे यार ये मेरे को तो पता था ये तो टैलेंटेड है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और जिनका सिलेक्शन होता है उसमें बेसिकली मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता एक्सेप्ट फॉर जस्ट फ्यू थिंग्स जिसमें पहली चीज है एंथुजियाज्म। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ उनके अंदर एंथुजियाज्म हमेशा एक कॉमन फैक्टर हमेशा से रहा है। तो मैं हमेशा ये समझाता हूं कि अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाए हो तो आप उसके एंथुजिया रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसके लिए एंथुजियास्टिक आज तक भी नहीं हो तो आज आप सबसे पहले एंथुजियाज्म जगाओ। अब यहां पर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेट होती है कि आप आजादी जिंदगी में आप कैसे हो। आप समझ लो आपकी जो बेसिक पर्सनैलिटी वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है कि आप फ्रेंड सर्कल में रहते हो कि आप नहीं रहते हो। तो मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं उनके अंदर एक ही चीज सबको समझाता हूं कि किसी भी सफर का अंत तब होगा जब आप मानेंगे। अगर आज आप बोलेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं थक गया हूं मुझसे अब नहीं होता, तो मैं आज आपको बताता हूं कि सिर्फ एमबीबीएस करके भी कामयाब हुआ जा सकता है। ठीक है। एट द सेम टाइम जहां हम बोलते हैं नहीं नहीं पीजी इज अ मस्ट, पीजी इज अ मस्ट, पीजी इज अ मस्ट, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है बातें। लेकिन अगर आपने एमबीबीएस किया उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस जिंदगी में कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन है, वो अपने मन की है। अपने मन के लगे तो सब अच्छा, और जब मन ही अच्छा ना तो सब बेकार। तो मैं स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आप इस वक्त पे अपनी उम्मीदों के हिसाब से रिजल्ट हासिल नहीं कर पाए हो तो आप ये देखो कि कहां गलती हुई और उसको कैसे सही किया जा सकता है, और जो चीज सही हुई उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक उम्र इख्तियार करने के बाद, एक एज के होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है किसी को ये समझाना कि भाई आप जो है मतलब आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए। क्योंकि सबको पता है कि जब कोई कामयाबी नहीं मिलती तो जो डिनायल का फेज है, जो एंगर का फेज है, जो रिजेक्शन का फेज है, जो ये सारे फेजेस हैं ये आने ही आने, एक्सेप्टेंस आने में समय लगना है। तो बेसिकली मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप समझदार हो तो आप इन सारे फेजेस से जल्दी गुजर जाओगे। आप इनकी ड्यूरेशन को कट शॉर्ट करके आप सीधा मुकाम पे पहुंचो। एक्सेप्ट योर रिजल्ट ग्रेशियसली, एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू, बी जेंटल एंड काइंड टू योर सेल्फ, वर्क हार्ड फॉर द फ्यूचर, फाइंड योर मोजो, फाइंड योर एंथुजियाज्म। ठीक है। बस ये 5 चीजें, जिस दिन ये 5 चीजें समझ में आ जाएंगी उस सुबह सफर की शुरुआत पहले से कहीं बेहतर और कहीं लंबे सफर की शुरुआत आप कर पाओगे। तो हर साल मैसेजेस आते हैं, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं मिला, नहीं मिला, जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो एक्सपेक्टेशन की तो देखो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप अपने परफॉर्मेंस की उम्मीद से कहीं नीचे हो तो मेरे को लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन करके एक्शन लेने का समय तुरंत है। द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन इज नाउ। वैलिडेशन सीख करना किसी और से, सोशल मीडिया से, बाकी सब चीजों से, ठीक है, वंस इन अ वाइल वो ठीक है। आपने यू कैन सीक मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव मोटिवेशन फ्रॉम विद इन। बाहर से आप कब तक उसको फीड करते रहोगे। तो आप अगर सुबह भी उठो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत लोग इस वक्त ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आज जो है, और दीपक ये वीडियो कर रहे हैं तो उसके माध्यम से कि कल सुबह जब आप उठो ना, फील हैप्पी अबाउट वॉट एवर इज विद यू। ठीक है, रिजल्ट नहीं बना, सब कुछ नहीं बना, फील हैप्पी अबाउट व्हाट यू हैव इन योर हैंड, योर फैमिली, योर सेल्फ, योर सैनिटी। कितने लोग ऐसे हैं रिजल्ट नहीं बनता, हिल जाता है यहाँ से। आपको पता है हम सब डॉक्टर हैं, तो केमिकल लोचा होना है किसी के कभी भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कीप योर सेल्फ सेन,
अवेक, अवेयर, और सुबह उठिए, बी थैंकफुल टू व्हाट यू हैव एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ये बेसिक मेरी एक सलाह है इस वक्त पे। मैं रॉकेट साइंस की बातें नहीं कर सकता कि हाँ प्लान बनाइए, ये करिए, वो करिए, वो सब धीरे धीरे आएगा। हम्म अभी सबसे पहले तो ये है कि एक बार दोबारा कुर्सी पे बैठना जरूरी है पढ़ने के लिए, और उसके लिए जज्बा लाना जरूरी हम्म अब सर यहाँ पे इसमें भी जब नीट पीजी का जो रिजल्ट आया था तो इसमें दो टाइप के लोग थे। एक तो वो लोग थे जिनका स्कोर बहुत ही कम है, जैसे जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए या जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, जिनको पता है कि 70-80,000 रैंक से लेकर जो पीछे तक वाले लोग हैं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज अभी आपने भी और डेंस जो 1,64,000 से आई थिंक 400 रैंक के आसपास टच करी है। तो उन लोगों को क्या आगे के लिए करना चाहिए, और एक जो बिल्कुल पास में है कि चलो 40,000 रैंक आ गई है, तो वहां एक इतना लंबा जंप कैसे मारना है, और एक यहाँ जो एक 50-60,000 रैंक से फिर जो जंप मारना है वो। है। देखो मैं मतलब मैंने अपने 13 साल में ना, मैंने लोगों को 2 लाख से 20,000, 20,000 से 2,000 पे आते देखा है। और आप यकीन मानना कि मैंने 2,000 पे उन्हें सीट छोड़ते हुए देखा है। हम्म मैंने खुद देखा है, मतलब मेरे पास प्रूफ है कि 2 लाख से आए 20,000, 20,000 से आए जो है 2,000, और 2,000 पे कह रहे कि नहीं यार जो है सीट ही नहीं उठानी हमने, जो है हम एम्स की तैयारी करेंगे और उसमें हम 100, 125 लाएंगे और एम्स उठाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं जो लोग 1.5 लाख पे हैं, 2 लाख पे हैं, बहुत पीछे। देखो एक, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी एक कहावत है, लीप ऑफ फेथ। और लीप ऑफ फेथ के बारे में जो है वो कहा जाता है कि जब हम एक खाई के दूसरी तरफ छलांग लगाते हैं तो दो चीजों का ध्यान हमेशा लाइफ में रखना चाहिए। पहला, फेथ। फेथ से मेरा मतलब है कि अपने पे फेथ होना चाहिए, खाई पे तो नहीं होना चाहिए, अपने पे फेथ होना चाहिए कि मैं पार कर जाऊंगा। दूसरी जो चीज बहुत जरूरी है, हालांकि बड़ी क्लीशे सी बातें हैं ये, वो ये है कि एक खाई कूदने के लिए पहले 10 कदम पीछे उठाना पड़ते हैं। हम्म ये वही कि तीर चलाने के लिए पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ बड़ी क्लीशे सी बातें हैं, लेकिन इन क्लीशे सी बातों में अगर हम आज भी ढूंढने की कोशिश करें तो जिंदगी का सार छुपा है। तो कहीं ना कहीं हमें 10 कदम पीछे उठाने पड़ेंगे। पीछे से मेरा क्या मतलब है, आपकी रैंक 1 लाख है, 1.25 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। आप एक बार सोचें कि 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे थे। मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे थे कि काश ये एग्जाम 5 की बजाय 25 मार्च को होता तो मैं शायद ये सारे टॉपिक एक बार जरूर कवर कर लेता। लेकिन एग्जाम 5 मार्च को हो गया, 14 को, 13 को, जो भी आपका रिजल्ट भी आ गया। अब जब रिजल्ट आया तो हमें एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि क्या क्या वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट थे जिनके लिए हम एक्स्ट्रा समय जो है उसके हम विश कर रहे थे कि हमें समय मिले, और अब वो समय मिल गया। और वो जो समय हमें मिला है, वो समय में उसी लिए मिलना है कि हम उन टॉपिक्स को दोबारा से जाके देखें। अगर हमने तो कभी शायद हो सकता देखे ही ना हो, हम उनको जाके पढ़ें और हम उनको जाके उनके बारे में सोचें कि भाई हमारे को उनके बारे में करना क्या है, उनको डिटेल में पढ़ें। तो पहली चीज तो ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान जो है ना उसकी एक खासियत होती है, वी टेंड टू लाई, हम बहुत झूठ बोलते हैं, हम अपने आप से भी बहुत झूठ बोलते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता होता है कि मेरे उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक कमजोर है, मेरे उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक मैंने छुआ भी नहीं है, मेरे उस सब्जेक्ट का वो तो मैं अभी शायद देख लूंगा। तो हम ना एक डिलेइंग पॉलिसी जो है अपनाते रहते हैं पढ़ाई के दौरान कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता है कि जो आज हम छोड़ के जा रहे हैं एग्जाम में सबसे पहले वही चमकेगा। लेकिन दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब एक अंतर्द्वंद चलता रहता है दिमाग में ना, कि एक तरफ वो कहता है कि चल यार कोई नहीं, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं जाने से पहले देख लूंगा। दूसरा ये कहता है क्या पता ये आए ही नहीं तो रहने देता हूं। तो ये हर उस इंसान के दिमाग में चलता रहता है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं सिर्फ नीट पीजी की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे आज जब वो कामयाबी हासिल नहीं हुई तो वापस जाके वो देखना कि किन चीजों को हमने सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप से झूठ बोल के छोड़ा है, उनको करना बहुत जरूरी। तो बिल्कुल। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट। A4 साइज का एक पेपर लेके उस पे सारा लिखना जरूरी है। सही बात है। इसमें डाउट है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने ऊपर ऊपर से नोट्स में से देख ली होंगी, किसी क्लास टेस्ट में से देख ली होंगी, तो आपको लगा होगा लास्ट में भाई हो तो नहीं पा रही है, चलो कहीं से इसके 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट पढ़ के आगे निकल जाते हैं, इन्हीं में से याद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं याद आ जाएगा तो अपनी किस्मत है।
तो मेरे को लगता है कि वो समझना जानना जो है इस वक्त पे आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज आपको कहीं ना कहीं मदद भी करेगी जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मेरा एक पर्सनल और बिलीफ है, आपकी जो भी रैंक है 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जो भी है, बढ़िया उसका प्रिंट आउट लेके, फ्रेम तो चलो मत कराइए, लेकिन कहीं ना कहीं दीवार पर उसको चिपकाइए। सही बात है। हॉल मिलता था, एडमिशन टिकट मिलता था जब हम पीएमटी दे रहे थे और पीजी दे रहे थे, तो मेरे को आज भी याद है कि मैंने वो हॉल टिकट जो है ना, वो मैंने उठा के जो है मैंने उसको एनवेलप में आता था, तो वो हॉल टिकट मैंने वो यूं बाय पोस्ट आया था घर पे, तो मैंने जब एग्जाम मैंने दिया पीजी वाला, उसमें अटक गया पहली बार में, तो मैंने वो दीवार पे लगाया था। कौन मैंने, से ईयर की बात है? ये मेरा पीजी के उसका पीजी अच्छा अटेम्प्ट की अच्छा बात है। अच्छा मैंने अच्छा। उसको दीवार पे मैंने चिपकाया जो है, हालांकि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना पड़ा था बिकॉज मैंने डीन भी ले ली थी, तो मैंने उसको दीवार पे चिपकाया। मैंने उसको 6 महीने बाद ही मेरा हो गया, तो मैं उसको 6 महीने तक वो मेरी दीवार पे चिपका रहा। रोज सुबह उठ के वो मैंने स्टडी टेबल की दीवार पे नहीं चिपकाया, मैं बेड पे जहां वो था, एक सिंगल रूम में सिंगल बेड रखा था, तो उसके सामने मैंने चिपकाया। मैंने कहा सुबह उठते ही रोज जो है इसका चेहरा मेरे को दिखना चाहिए, बिकॉज दैट विल कीप द फायर बर्निंग, और रोज मुझे मेरी जो है नाकामयाबी का ही मुझे मेरी याद दिलाता रहेगा। इवन पेरेंट्स वर वरिड, उन्होंने कहा नहीं इतना क्या लोड ले रहा है, ठीक है यार कोई बात नहीं, टाइम लगता है सबका है। उस टाइम पे इतना सीरियसनेस भी नहीं थी चीजों को लेकर। मैंने कहा नहीं यार ये पहली बार हुआ है जिंदगी में इस चीज को लेकर मैं अटक गया हूं, तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं है ये बात। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं वो अंदर जो फायर है ना, उसको आपको खुद बर्न करना पड़ेगा। हम बाहर से एक टाइम के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है हर किसी का, तो पीछे इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। 1.25 लाख, 1.5 लाख रैंक कराइए। दूसरा एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीजी एंट्रेंस की तैयारी में ना 2 फंडामेंटल है, एक है मेजर सब्जेक्ट, एक है माइनर सब्जेक्ट। अगर आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं है या जस्ट क्लियर, तो मेजर सब्जेक्ट में इशू है। और अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, रैंक आपकी 30, 40, 50,000 है, तो आपका मेजर में तो है बट उतना नहीं है, आपका माइनर में इशू है। मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेजर सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, और एक बार कट ऑफ क्लियर जब होना शुरू हो जाता है तो फिर रैंक अच्छी लाने के लिए माइनर पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज माइनर्स आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। स्किन है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, साइकेट्री है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, आई है, एफएमटी है, ये जो 8-9 सब्जेक्ट हैं, इफ स्टडीड वेल यू कैन स्कोर लाइक एनीथिंग। बट वो तभी हो पाएगा जब, क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट का अगर आप कुल मिला के भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो 80-90 एमसीक्यू से ऊपर का नहीं है, उससे भी कम है। तो जो बाकी का 125 एमसीक्यूज का कंट्रीब्यूशन है वो मेजर सब्जेक्ट से है, तो वो जो मेजर सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड होगी तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन रैंक आपकी अच्छी तभी आएगी जब आप माइनर पे जो है अपना करेंगे। और मेरा हमेशा मानना है कि जब आप दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो आपको एक मेजर और 2 माइनर एक साथ लेकर बैठना चाहिए। सिर्फ माइनर नहीं लेना चाहिए, सिर्फ मेजर नहीं लेना चाहिए, मेजर माइनर लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि इस मेजर और इस माइनर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में आई या नहीं भी आई लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे उनको पढ़ना जरूरी है। बिकॉज इस वक्त क्या है ना कि हमें ना अपने आप को छोटी छोटी विक्ट्रीज की आदत डालनी पड़ेगी। दोबारा पढ़ना आसान नहीं है, ये हमारा कह देना 5 मिनट का काम है, इट इज इजियर सेड देन डन कि हाँ ठीक है दोबारा पढ़ लो। तो ये आसान नहीं है। इस वक्त ना अपने आप को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, छोटी छोटी जंग जीतनी पड़ेगी। छोटा सा एक टारगेट बनाया कि भाई मैंने एक A4 साइज में मैंने लिख लिया, मेरे को पैरासिटोलॉजी नहीं आती, मेरे को माइकोलॉजी नहीं आती, मेरे को ये नहीं आता, और मैं उसी को पहले खत्म करूंगा। मैं इसको बोलता हूँ कॉन्कर योर फियर फर्स्ट, यू नो। तो कॉन्कर फियर फर्स्ट का मतलब क्या है कि दोबारा पढ़ने बैठो, अपने फेयर को लिखो और पहले उसी को जीतो। क्यों? जब एक फेयर को जीत जाओगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो 4x 6x बढ़ जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो डुएबल है यार। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त या बाद में भी इसको सुनेंगे, सब के सब जब नीट पीजी का एग्जाम देके 5 मार्च को निकले थे, 99% को ये लगा था कि यार एग्जाम तो डुएबल था, ये तो हो सकता था यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी इसकी। ये तो हवा ज्यादा है, हाइप ज्यादा है, और ये सच बात है। इसके चारों तरफ हाइप बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से फुस पटाखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बेसिक बेसिक चीजें कायदे कानून से खत्म की हुई हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो क्या रहा है कि एक्सेस इंफॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्लटर हो जाता है, डिफरेंट जो भी सोर्सेज हैं प्लेटफॉर्म, तो वी स्टार्ट फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन बीइंग लोडेड इनटू आवर हेड। गलती इंफॉर्मेशन देने वाले की नहीं, गलती लेने वाले की। मैं साफ बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अब 15 तरह के न्यूज चैनल है,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तो एक भी नहीं सुनता। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आई हैव अ वेल फॉर्म्ड माइंड एंड अ वेल इन्फॉर्म्ड माइंड। मैं ट्विटर पे 4 न्यूज पढ़ूंगा, 4 बुद्धिजीवी आदमियों को फॉलो करूंगा, 4 बुद्धिजीवी आदमी जो लिखेंगे वही मेरे लिए खबर। तो मैंने अपने 4 आदमी चुन रखे जिनको मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूं, और जो वो खबर डालते हैं वो खबर मेरे लिए खबर है, बाकी सब मेरे लिए शो है। तो यहां पर एक कंज्यूमर को, एजुकेशन के कंज्यूमर को, जिसको आप लोग स्टूडेंट भी कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि भाई ये 4 बातें, 8 बातें, 10 बातें, 19 बातें मैंने सुननी है, उसके अलावा इट्स ऑल नॉइस। तो वहां पे लालच नहीं करना चाहिए वहां पे, और आपको इस पे जल्दी एक्ट करना चाहिए। और अपनी रैंक इंप्रूव करने का मैंने आपको बेसिक मंत्र वही मैं फिर कह रहा हूं, मेजर पे एक्ट करो, कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे, और बेहतर पहुंच जाओगे, लाख के आसपास पहुंच जाओगे, कम पहुंच जाओगे। अगर आप 40-50 बार, आप माइनर पे एक्ट करो, आप जीटी की प्रैक्टिस करो, आप बार बार प्रैक्टिस दो, और आप उसमें अपने स्कोर के इंप्रूवमेंट को ट्रैक करो। आप एक ऐसे ग्राफ बनाओ, यहां पर आप महीने लिखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, आप लिखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे आप लिखो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इन जीटी। आप 105, 100 से शुरू कर लो, चलो 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, और आप महीने में जीटी दो, और आप उस पर डॉट लगाओ कि मार्च वाले जीटी में मेरे 105 ठीक है, अप्रैल वाले में मेरे 108 ठीक है, फिर अप्रैल में मैंने 2 और दी, उसमें मेरे 110 ठीक है, फिर 108। तो आप अपने आप समझ जाओगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, आप जो पढ़ रहे हो उसका मतलब नहीं है। आप यहां पढ़ रहे हो, वहां पढ़ रहे हो, उससे पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तेरे से पढ़ रहे हो, क्या मतलब है? मतलब तभी है जब आप उसको आउटपुट पे लेके आओगे, और आउटपुट पे कब लेके आओगे? जब आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर मापदंड पे मेजर करोगे, और वो मापदंड, वो स्केल है ग्रैंड टेस्ट। और आप ग्रैंड टेस्ट पे अपने स्कोर को ऊपर नीचे देखते जाओ, आप अपने आप समझ जाओगे, सेल्फ एनालिटिकल मोड में आ जाओगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे कैसे सफर को लेके चलना है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। इसमें इतना जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने साल का, तो आपने जो ऐसे भी लोगों का कंटेंट टच में भी रहे हैं, तो मेजर रीजन आपको क्या लगता है कि जो अगर एक जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ड्रॉप लेने से डरते भी हैं कि किसी की 30-40 हजार रैंक आ रही है तो उनको लगता है कि चलो यार क्लिनिकल के अपने को मन था, बट अपन अब नॉन क्लिनिकल उठा लेते हैं, ठीक है हो गया मेरा तो डन हो गया। तो एक वो माइंडसेट, फिर वो माइंडसेट, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने वो उठा लिया पर बाद में जाके वो फिर रिग्रेट करते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज किया, बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस हैं, एंगर है, लव है, पैशन है, ग्रीड है, सैडनेस है, ये सब इंसानी जज्बातों के अलग अलग नाम है। मुझे इन नामों में सबसे ज्यादा अगर डर किसी नाम से लगता है तो वो है रिग्रेट। मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूं, मैं उदास हो सकता हूं, रो सकता हूं, हंस सकता हूं, गुस्सा कर सकता हूं, मेरे को पता है कि जो इमोशन मेरे अंदर आएगा मैं उसको अच्छे से फॉलो कर लूंगा, मैं जस्टिफाई कर लूंगा, मैं रोक भी सकता हूं। इफ आई एम एंग्री आई कैन कंट्रोल इट, बट देयर इज ओनली वन इमोशन जो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को गजब के विशियस ट्रैप में फंसाता है, और वो है रिग्रेट। गिल्ट कह लो, रिग्रेट कह लो, ये एक लूप इफेक्ट लेके आता है आपकी जिंदगी में। अब होता क्या है, कभी भी नी जर्क में लिया हुआ फैसला, कभी भी अनटूवर्ड सर्कमस्टांसेस में लिया हुआ फैसला आपको हमेशा रिग्रेट में लेके जाएगा। जो फैसला दिल और दिमाग दोनों के कॉम्बो पैक से नहीं लिया जाता, वो आपको 99% रिग्रेट में लेके जाएगा। हालांकि देयर आर एक्सेप्शंस, आई बीइंग वन ऑफ देम। कैसे? मैंने जब चुना था तो मेरे पास ब्रांच का कोई कंफ्यूजन नहीं था, 1% भी नहीं था। मुझे चुनना था शहर, डिग्री में। मैंने शहर चुना, मैंने डिग्री नहीं चुनी। हालांकि मैं सलाह किसी को नहीं देता, बिकॉज आई वॉज लकी, यू मे नॉट बी। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूं कि आज की डेट में बहुत लोग कुछ कारणों की वजह से एक फैसला क्विक मोड पे जाके ले लेते हैं, जिसको मैं नी जर्क बोलता हूं। ले तो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन चाहिए, नहीं मिली, पैराक्लिनिकल उठा ली। हालांकि कम लोग हैं ऐसे, ज्यादा नहीं है, सैक्रिफाइस करते हैं लोग समय को अपने, बट वहां पर आप एक रिग्रेट में फंसते हो। दूसरा, आप ऐसे रिग्रेट में भी फंसते हो कि आपको, मतलब जो रिग्रेट ज्यादा लोगों में आता है वो ये आता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है 1 डेकेड से ऊपर के, कि मुझे चाहिए थी मेडिसिन, मुझे चाहिए थी एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई भी 5-7 स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती, मैंने ले ली किसी प्राइवेट में, या मैंने किसी पेरिफेरल इंस्टीट्यूट में ले ली, या मैंने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में ले ली जो हाल फिलहाल में खुला है, या मैंने किसी ऐसी जगह पे ले ली जहां
जो डीएनबी है, मैंने एमडी मेडिसिन उठा के मैंने डीएनबी मेडिसिन उठा ली। तो ऐसे जब फैसले कोई एक इंसान लेता है तो मान के मैं चलता हूं कि वहां पे मैं ऐसे इंसानों के ना, मतलब मेरे पास इस तरह की क्वेरी आती है तो मैं ऐसे में मैं आई डिवाइड पीपल इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं जिनमें आप कह लीजिए कि लॉन्ग विजन होता है, एक होता है जिनके अंदर शॉर्ट विजन होता है। जिनके अंदर शॉर्ट विजन होता है वो ये फैसला उठाते हैं, वो जल्दबाजी में ये कदम उठा लेते हैं और वो लॉन्गर विजन को वो दिमाग में ही नहीं रखते। उन्हें नहीं समझ आता कि भाई सिर्फ डिग्री कर लेने से डॉक्टर नहीं बनते। डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, खेल तो उसके बाद शुरू होता है। डिग्री तो एक एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट लिया, हाँ जी चलो स्टेडियम के अंदर चले गए। अब स्टेडियम में क्या खेलना है, कैसे खेलना है, कितने लोगों के साथ खेलना है, बड़े खिलाड़ी कौन है, छोटे खिलाड़ी कौन है, टीमें किसकी हैं, ये सारा फिर उसके बाद शुरू होता है। जिस कदर आज की डेट में डॉक्टर पेशेंट रेशो पे बात होती है कि भाई बहुत पुअर है इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशो, मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 या विलेजेस के अंदर है। आप टीयर 1 में चले जाओ, मार काट मची हुई है। अस्पतालों में, कॉर्पोरेट अस्पतालों में लड़ाइयां हो रही हैं, डिपार्टमेंट यूनिट में लड़ाइयां हो रही हैं। लोग बड़ी बड़ी अप्रोचें लगा रहे हैं कि मैं भी हूं और वो भी है और मैं जूनियर हूं, लेकिन मेरे को यूनिट दी जाए, उसको ना दी जाए, मेरे को ओपीडी मिले, उसको ना मिले। तो जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है या जो मेडिकल कॉलेज की पॉलिटिक्स है, जो बड़े शहरों में या जहां पे, क्योंकि आप समझिए ना कि जो बड़े शहरों में हो रहा है या जो अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो रहा है वो सबको चाहिए तभी तो हो रहा है। जहां किसी को कुछ भी नहीं चाहिए वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप एक बार तो फैसला उठा लेते हैं, आप एक शॉर्ट टर्म गोल तो अपना अचीव कर लेते हैं कि भाई हाँ जी मेरे को डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जब वो मिल जाती है तो उसके बाद आपको एहसास होता है कि आप सच्चाई से बहुत परे। मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि एक ऐसे शहर को चुनना जहां पर रह के यू आर नॉट इवन कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम ऑफ योर ब्रांच, आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मैं फिर अपने पे लाता हूं, मैंने दिल्ली शहर इसलिए चुना, मैंने डिग्री के ऊपर मैंने सिटी चुना। आज ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूं, हम मिले नहीं आज तक लेकिन हम बात कर रहे हैं और 200-225 लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। मैंने जब किया था उस वक्त पे देयर वाज नथिंग कॉल्ड कनेक्टिविटी, देयर वाज नथिंग कॉल्ड इंक्लूसिविटी। उस वक्त पे सबके अपने डबली अपना राग था। तो मैंने बड़ा शहर चुना कि मुझे वहां पर सुविधाएं मिलेंगी, मेरी ब्रांच में क्या बेस्ट हो रहा है मुझे देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं 400-500 किलोमीटर कहीं और चला गया तो मैं सिविलाइजेशन से दूर हो जाऊंगा, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा टाइप फीलिंग मुझे आने लग जाएगी। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को उस वक्त पे लगने लग गई थी वो ये थी कि अगर मैं दिल्ली से, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट वही था, तो मैं अगर दिल्ली से 3 साल के लिए दूर हो जाऊंगा तो जब मैं 3 साल वापस आऊंगा तो मेरा और शहर का फासला 3 साल नहीं होगा, मेरा और शहर का फासला 6 साल हो जाएगा। क्योंकि 3 साल मैं पीछे चला जाऊंगा, शहर 3 साल और आगे चला जाएगा, तो मैं 3 पीछे, ये 3 आगे, फासला 6 का हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका फोकस क्लियर है कि फॉर एग्जाम्पल आपको राजस्थान के किसी एक टीयर 3 सिटी में ही अपना फ्यूचर दिख रहा है, तो आप कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए, डिग्री कर लीजिए, ऐसा शिफ्ट कर लीजिए। ऐसा शिफ्ट करने के बाद अच्छे बड़े अस्पताल से जहां वर्कलोड बहुत अच्छा है, 2 साल आप करिए, आप वहां जाइए, अपने यहाँ पर आप काम करिए, आप कामयाब होंगे और 100% होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जयपुर रहना है, जयपुर में ही रहना है, और फिर आपको लगता है कि आप कहीं पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज से डिग्री करके आके और वहां पर आप फोर्टिस और ये वो इन सब के बीच में आप कहीं सेटल हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला आपको। मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने काफी ज्यादा जो है धक्के खाए इन चीजों में, नहीं हो सकता वो चीज। आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द गाइज जो मैंने ना कॉर्पोरेट, सरकारी, खुद का सेटअप, ये वो मैंने बहुत कुछ, मैंने काफी पापड़ बेले अपनी जिंदगी में। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उस चीज के अंदर वहां पर आके जयपुर में फोर्टिस है, संतोख बा है, ये है वो, नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते अपने आप को एस्टैब्लिश। जब तक आप एस्टैब्लिश करने लगेंगे तो जो लोग आपसे आगे हैं वो, जब तक आप उनके लेवल पे पहुंचेंगे वो और ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिलियत होनी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल होना बहुत जरूरी है अपना नाम बनाने के लिए, अपने आप को सेटअप करने के लिए। मैं एक, आई कम फ्रॉम अ मेडिकल फैमिली। आज की डेट में मेरे फैमिली के डॉक्टर होने का मेरी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। मेरे करियर की शुरुआत में भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था।
मेरे एस्टैब्लिशमेंट में भी कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत भी नहीं थी, मेरे को मिली भी नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि उतना मैं मेहनती नहीं था, बट मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी, गॉड हैज बीन अमेजिंगली काइंड ऑन मी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं देखता हूँ आसपास, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों को उतना लकी नहीं देख पाता, बिकॉज लक डेस्टिनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात तो है। आप रिस्क उठाइए, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। उस कैलकुलेशन में आपका विजन, आपका पर्पस और आपका जो जो वर्तमान है, जो मतलब जो आपकी काबिलियत और आपकी लिमिटेशंस है, वो सारी की सारी आपको कैलकुलेट करके फिर आपको ब्रांच उठानी चाहिए, आपको डिग्री उठानी चाहिए। ये तो मेरा हमेशा मानना है, भाई अटेम्प्ट दे दो, एक अटेम्प्ट दे दो, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। कोई भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ब्रांच के साथ, हम्म। ताउम्र इसने साथ रहना है। जलाए जाने तक या दफनाए जाने तक आपको आपकी प्राण से ही जाना जाता है। आप उसमें क्या काबिलियत नाकाबिलियत रखते हैं, उसी से आपका दुनिया जो है वो आपको रिफ्लेक्शन आपको मानती है। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद इट। जितना मर्जी समय लग जाए, सपनों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सही। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया तो यहाँ पे मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मेडिकल ऑफिस ज्वाइन करा था। एक मेरा एक फ्रेंड भी एक पे उसका बोर्ड कंप्लीट कर रहा है। अब उसने प्राइवेट से किया है, मैं एफएमजी हूँ। अब जब एक प्राइवेट कॉलेज वाला और जब एक एफएमजी दोनों मिलते हैं और जब उनकी जब बातें होती है, तो वहाँ पे एक वो एंगल आ जाता है कि जिन्होंने गवर्नमेंट से करी है और जैसे उनके एमबीबीएस कंप्लीट हुई, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता फैमिली से, मेजोरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि उनके घर वालों ने कोई लाखों रुपए पे नहीं करे हैं। और प्राइवेट हो गया या एफएमजी हो गया, तो उनकी फैमिली से ऐसा होता है कि जैसे ही उनका होता है एफएमजी हुआ या प्राइवेट से एमबीबीएस खत्म हुआ, तो उनपे एक अलग से प्रेशर, एक फैमिली का प्रेशर जो आता है, उसकी वजह से वो लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाते। उस चीज का जो एक था कि भाई वो बहुत सारे प्राइवेट वाले स्ट्रगल उस चीज से भी करते हैं कि भाई उनका फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें, तो उन सब से कैसे डील करें। देखो, मैं तो सीधा मानता हूं लाइफ में कि अब जितना मैं आपकी बात समझ पाया कि आप ये कह रहे हो कि जिन लोगों ने एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज से किया, मतलब पैसे लगे अपने परिवार के जिसके भी हैं, तो आप ये कह रहे हो कि जब वो पीजी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उन पे थोड़ा प्रेशर रहता है इस बात जी का कि जी भाई जी। ये बात। देखो, मैं इसको उतना प्रेशर नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर दीपक के सवाल को मैं रिपीट भी इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा आई थिंक किसी को वॉइस इशू आया, मुझे तो खैर आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट से करता है उस पर कहीं ना कहीं बर्डन रहता है, बिकॉज मनी हैज बीन अ कॉम्पोनेंट इन गेटिंग दैट पीस ऑफ पेपर कॉल्ड एमबीबीएस। बट जो सरकारी वाला होता है उस पर उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत से हासिल किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि काबिलियत जो है वो किसी के वैलिडेशन की मोहताज नहीं है। ठीक है, मतलब आज अगर मैं ये सोचूं कि मेरे सर्कल में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, दे आर एक्सेलेंटली डूइंग राइट नाउ। दे हैव डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम वन ऑफ द टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेजेस, और अब यकीन मानिए उन्होंने 25 लाख रुपए दे के, उस जमाने में इतनी फीस होती थी, उन्होंने 25 लाख रुपए दे के 5 साल के एमबीबीएस किए। तो मतलब मैं नाम ले सकता हूँ ऐसे कम से कम 15 जी लोगों जी के जिसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की है, और हरियाणा पीजी एंट्रेंस में रैंक 3 रही है, और आज की डेट में लीडिंग पीडियाट्रिशियन। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके अपनी काबिलियत पे है, आपके अपने वो एक बोलते हैं ना, इग्निशन ऑफ द स्पार्क पे है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर किसी के फैमिली ने पैसे दिए हैं तो वो, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे सपना तो परिवार का भी था ना डॉक्टर का। सपना तो उन्होंने भी देख रखा था ना, सफेद कोट तो उनको भी पहनाना था। तो अब सफेद कोट उनको पहनाना था, स्टेथोस्कोप उन्हें देना था। बच्चे का भी मैं मानता हूं कि सपना जो है वो होगा, आई एम श्योर। लेकिन इस बात का प्रेशर लेने की कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ जी, क्योंकि मेरे फैमिली ने मेरे को पैसे दिए और मेरे को एमबीबीएस कराई, तो आज मेरे पे बहुत प्रेशर होगा क्योंकि मैंने वो पैसे लिए। दैट्स ओके। मतलब अगर उन्होंने वो पैसे दिए हैं तो उनके पास वो पैसे होंगे, डाका तो कोई मारा नहीं होगा। और अगर वो उन्होंने पैसे आपके लिए दिए हैं तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, कि चल यार बच्चा इतने पैसे में डॉक्टर बन रहा है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड कॉल तो ली है।
तो अब जब सबने अपने अपने सपने पूरे करने के लिए कैलकुलेटेड कॉल ली है और उसके बाद जब अगला सफर जब शुरू होता है तो मैं जरूर कहूंगा कि आपको उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल, बट एट द सेम टाइम प्रेशर लेके या अपने पास्ट का बर्डन लेके आप अपना फ्यूचर कभी भी ग्लोरियस नहीं बना सकते। सही बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य कब तक सही नहीं हो सकता जब तक हमारे जो कमर पे पीठ पे जो पुराना बैगेज है जब तक हम उसे ऑफलोड नहीं कर सकते। इसमें मैं सारे बैगेजेस की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं पर्सनल लाइफ के भी बैगेज की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं पैसे की भी बैगेज की बात कर रहा हूँ। मैं हर अपने आप को बंद करना, ठीक है, अपनी खुद की अदालत में बहुत बहुत जरूरी है। ये हमेशा लाइफ में याद रखना चाहिए कि अपने आप को बरी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने आप को खत्म कर दो, अपने पे केस अपनी अदालत में अपने पे केस मत चलाओ अगर जिंदगी में कुछ आगे बड़ा करना चाहते हो तो। बिकॉज गिल्ट एक ऐसी चीज है, मैंने पहले ही बोला, ये बहुत लोगों में है और हर किसी की अलग अलग है। किसी में ब्रेकअप की है, किसी में पैसे की है, किसी में पेरेंटल इश्यूज हैं, किसी की ब्रोकन फैमिली इश्यूज हैं, किसी के कुछ इश्यूज हैं। लेकिन अब अगर वो आपकी साइकोलॉजी पे असर तब तक डालेंगे जब तक आप उन्हें डालने दोगे। हाँ, इफ यू हैव बिकम एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट इट एंड इल अबाउट इट, देन आई थिंक यू शुड कंसल्ट सम डॉक्टर। बट अदरवाइज भाई, थोड़ा बी जेंटल ऑन योर सेल्फ, अपने आप से थोड़ा अपने आप को पैम्पर करो, दिमाग से सारी चीजें निकालो। अगर किसी ने आपके लिए पैसे भरे तो अपनी राजी खुशी भरे, ना तो उन्होंने किसी से लूटे, ना आपने उनके गन पॉइंट पे भरवाए। हाँ, आप जिद किया, आप लड़े, आप झगड़े, आप रोए, उन्होंने पैसे भर दिए, बात खत्म हो गई। क्या हो गया उसके एवज में डिग्री मिल गई। अब उसको दिमाग पे ले लेके आगे का सफर हमारा मुश्किल कट जाए, फिर ऐसे पैसे भरने का और ऐसी डिग्री का फायदा क्या हुआ? ये तो वही बात होगी, बच्चे को चॉकलेट दी फिर थप्पड़ मार दिया, फिर फायदा क्या हुआ चॉकलेट दिलाने का? तो ऐसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, ऐसे बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स ने चॉकलेट दी है, अब अगर वो डांट रहे हैं कि दूसरी नहीं खानी है या दूसरी के लिए मेहनत करनी है तो आप कर लो यार, तो वो करें, थोड़ा आप करो। पीजी की तो लगभग हमने कर ली सारी चीजें डिस्कस। जो कॉलेज में जो बच्चे हैं, जो कॉलेज वाले भी बहुत सारे नेक्स्ट को लेके भी कर रहे हैं। एक तो नेक्स्ट को लेके पढ़ते कम है, हुआ ज्यादा करते हैं बच्चे। तो ये मैं थोड़ा सा बताता नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा हमको बता दो। नेक्स्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। देखो, मैं आपको यही बताता हूँ, मैंने ना इवोल्यूशन देखा है पीजी एंट्रेंस का। इवोल्यूशन कैसे देखा है कि 2012 में एक रिपोर्ट आई कि जी अब नीट होगा। लोगों का ये नीट क्या होता है, तो उन्होंने कहा जी अब ना ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस बंद हो गया, अब नीट पीजी होगा। तो लोग बड़े परेशान, बोले नीट पीजी होगा, उसमें क्या होगा? बोले 6-7 दिन एग्जाम चलेगा, सुबह शाम एग्जाम चलेगा और उसमें स्केलिंग होगी, क्वेटिंग होगी। था ये कुछ चीज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो जब एक चेंज आता ना, उस चेंज के साथ बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे रैंडम जवाब, बहुत सारे अनकॉल्ड फॉर जवाब और बहुत सारी स्पेकुलेशन आ जाती है। तो मेरे को जो बात समझ में आती है वो ये है कि जो नेक्स्ट है वो नीट पीजी का एक रिफाइंड वर्जन है, जिसका अगर आप भी देखेंगे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेट्स है। क्यों? हर मेडिकल कॉलेज की अपनी डफली, अपना राग है, ठीक है। सब अपने 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 हिसाब से जो है यूनिवर्सिटी जो है वो अपने फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। उस वजह से इंटर्नशिप में हासिल होता है कि ये इंटर्नशिप यहाँ शुरू है, वो वहां शुरू है, वहां शुरू। तो मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स में मेरे हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो स्टैंडर्डाइजेशन सरकार या एनएमसी या जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री लेके आ रही है नेक्स्ट के द्वारा। अटेम्प्ट अच्छा होगा, एफर्ट भी अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन थोड़ा मुश्किल होगा, सब्जेक्ट वही रहेंगे, कहानियां किस्से वही रहेंगे, हड्डियां 206 रहेंगी, नेक्स्ट में 207 में होंगी, फ्रैक्चर वही रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो बेसिकली बोतल वही है, बस वो उसकी पैकेजिंग दूसरी करके आपको दे देंगे। इससे आपके कॉलेज के मापदंड जो बेंचमार्क्स है वो ज्यादा चेक हुए बजाय कि आपके। हाँ, आपके लिए क्या क्योटिक होगा भाई, अपना 5.5 के बजाय आपको 4 साल मिलेंगे। जो चीज पहले आप इंटर्नशिप के एंड पे देते थे, अब आप वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के एंड पे दे देंगे। जो चीज पहले आपके लिए ऑप्शनल थी एंट्रेंस एग्जाम, वो अब आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट भी है,
जो आप एमबीबीएस के फाइनल ईयर में 4 बड़े सब्जेक्ट, 5 छोटे सब्जेक्ट पढ़ के थ्योरी के पेपरों में कसीदे लिख लिख के पन्ने काले करके नीले करके आते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनल ईयर के आपके मार्क्स एक स्टैंडर्डाइज तरीके से पूरे देश के अंदर आपके आएंगे। स्कोर जो नेक्स्ट वन का स्कोर होगा, ये यूएसएमएलई के पैटर्न को थोड़ा सा उससे अडेप्टेड है ये कंसेप्ट। एंड मेरे को तो लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर वर्जन इन द फ्यूचर। धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अंदर रिफॉर्म्स आते जाएंगे, एज एंड व्हेन जो भी होगा। बाकी स्टूडेंट्स आजकल काफी एक्टिव है और आई थिंक विद कंसेंट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ये आगे बढ़ रहा है। काफी सारे बोर्ड बनते हैं, कमेटी बनती है, तो इनको अप्रूवल आता है। नेक्स्ट को लेके ह्यूमन क्राई में जो है नहीं पड़ना चाहिए। किस बैच से होगा, कब लागू होगा, कोई नहीं जानता। मैं बोलूं कि नहीं जी 19 बैच के लिए होगा, 20 बैच के लिए होगा, तो वो एक बेकार की वो स्पेकुलेशन है। और स्पेकुलेशन करने की मेरे को नहीं लगता कि इतनी लंबी चौड़ी को जरूरत है। अपने को बस एक चीज ये क्लियर हो चुकी है कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू हैव मैक्सिमम इम्पोर्टेंस इन द टाइम्स टू कम। मैं रिफ्रेश कर देता हूं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू हैव मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इन द टाइम्स टू कम। प्री पैरा कभी भी ऑब्सोलेट नहीं हो सकते। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिजियो फार्मा पढ़े बिना मेडिसिन पढ़ लें, तो उनकी अपनी जगह रहेगी। लेकिन उनकी जगह में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रोट लर्निंग है, धाराएं हैं आईपीसी की, टी हाफ की वैल्यूज हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उनका क्लिनिकल एप्लीकेशन आएगा। तो हर चीज क्लिनिकल वे में पूछी जाएगी, अप्लाइड वे में पूछी जाएगी फ्रॉम प्री एंड पैरा, और क्लिनिकल तो पूछा जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आई सी अ लॉट ऑफ गुडनेस इन इट। मेरे को पर्सनली क्यों, क्योंकि कोविड ने एग्जाम की डेट्स का बाजा बजा दिया। किसी यूनिवर्सिटी का कुछ हो रहा है, किसी प्रॉफ का कुछ हो रहा है, किसी नीट पीजी का कुछ हो रहा है। तो आई थिंक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 5 मार्च को एग्जाम होके 14-15 मार्च को रिजल्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग इंडिकेशन है कि एक अर्ली काउंसलिंग और एक अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट आनी चाहिए। एंड एक कड़े कदम उठाने चाहिए रिफॉर्म्स लाने के लिए, एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपने कार्य को उसी गति से करता जैसे मैं पहले करता आ रहा हूं। अगर मैं 3rd ईयर में होता, अगर मैं 1st 2nd ईयर में होता, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाता, क्योंकि औरों के मुकाबले मुझे 1 साल कम मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1st ईयर में एनाटॉमी के साथ मेडिसिन पढ़ने बैठ जाता। बिल्कुल। मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य, मेरा काम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को क्लिनिकल पढ़ना है, मैं वैसे ही पढ़ता। सही बात है, बिल्कुल। और मेनली ऑफलाइन वर्सेस जो ऑनलाइन वाला का जो सिस्टम, उसमें आपका क्या ओपिनियन है सर? इसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस का जो एप्स वगैरह जो आजकल चलता है। देखो, मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या होता है कि मैं कोविड की तीसरी जो है वर्षगांठ है, कोविड एनिवर्सरी मना रहे हैं हम कोविड की। इन्हीं दिनों में ये सारा शुरू हुआ था, आज से 3 साल पहले। तो मेरा पर्सनली जो मानना है ये है कि अगर हम कोविड की बात करें या हम कोविड से पहले की भी बात करें, खासतौर पर कोविड की बात करें, ऑनलाइन में टीचिंग बहुत अच्छी, लर्निंग और टीचिंग अपने मुकम्मल इंतकाम तक तभी नहीं पहुंच पाती जब तक लर्निंग अच्छी ना हो। कहने का मतलब क्या है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। स्कूल 50,000 तरह के आपके आसपास खुले मिलेंगे आपको, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए या अपने लिए या किसी के भी लिए ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहां पर एक डिसिप्लिन फॉर्मेट सिस्टम होगा। क्या आप खुद अपने बच्चे को स्कूल छुड़वा के घर बिठा के किसी ऐप पे सारी जिंदगी पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। क्या वो स्कूल जाए बिना, ट्यूशन जाए बिना, जो भी कहीं भी जाए बिना, क्या और बच्चों से मिले बिना, उसकी जो एक जिसको हम बोलते हैं एक इनफॉर्मल जो अपब्रिंगिंग होती है, वो हम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तालाब में उतरे बिना हम उस पानी की डेप्थ बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। ऐसा शुरू से लगता था, आज भी लगता है कि एजुकेशन और रिलीजन, इन दोनों में निष्ठा तभी पैदा होती है जब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मेरे को नहीं लगता है कि इफ समबडी वेरी रिलीजियस
तो आप उनको मोबाइल पे फोटो दिखा के और आप बोलो कि इसी पे माथा टेक लो, आपकी आस्था पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इंसान एफर्ट करता है उसके लिए, वहां जाता है, उस चीज को महसूस करता है, उस चीज को फील करता है, तो उसको लगता है कि हाँ यार ये बात सही है। तो एजुकेशन जो है उसके अंदर मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हाइब्रिड इज द वर्ड। और हाइब्रिड आज का नहीं है, हाइब्रिड पहले से चला आ रहा है। डैम्स में भी जब फेस टू फेस क्लासरूम सेंटर 40 शहरों में चल रहे थे, जो आज भी हैं, तब भी सैटेलाइट के थ्रू पढ़ाया जाता था तकरीबन 140 शहरों में, क्योंकि वहां पर फ्लाइट्स नहीं जाती थी। तो वो जब फ्लाइट्स नहीं जाती तो किसी का जो है जाना संभव नहीं था वहां जाके लेक्चर लेके वापस आना। तो सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट सेंटर 140 शहरों में खोले हुए थे जहां पर पढ़ाया जा रहा था। अब जब ऐप टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होने लगी तो फिर उस चीज को ऐप पे लेके आए। आज की डेट में अगर ऐप पे लाइव लेक्चर हो रहा है, मैं उसे फिर भी एट ऑन मानता हूं फेस टू फेस लाइव लेक्चर के। लेकिन एक कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मुझे आप दे दो और आप मेरी विवेक पे, मेरी सद्बुद्धि पे, मेरे जो है कैपेबिलिटी पे आप छोड़ दो कि आप इसे कंज्यूम भी कर लो, आप इसके नोट्स भी बना लो या आप बने बनाए भी ले लो। मैं बिना जब तक अपने हाथ से मेरे कमरे में, मैं अभी तो खैर बाहर हूँ, मेरा जो रूम है घर पे, मैं उसमें आज भी मैं पिन बोर्ड वाला आदमी हूँ। मैं बोर्ड लगा के लिख के पिन लगाने वाला आदमी हूँ। मैं प्रिंट आउट नहीं निकालता चीजों को, मैं खुद लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लिखी हुई बात मेरे दिमाग में रह जाएगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो जब तक आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप चाहे नोट्स बना रहे हो या आपको कहीं से बने बनाए मिल रहे हैं, आप बिना डिसिप्लिन के दिस इज ऑल वेस्ट। हाँ, ये अगर होता है कि आपने कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आपने कोई प्रोफेशनल वैसी कोई क्वालिफिकेशन और इख्तियार करनी है, आपने उसके लिए कोर्स किया हुआ है, तो वहां तो ये ऑनलाइन लर्निंग चलती है। बट 19 सब्जेक्ट डेडिकेटेड टीचिंग और लर्निंग बिना किसी लाइव चैट विंडो के करना असंभव है। हम इसी बात से अंदाजा लगा लेते हैं, अगर आप मुझसे सवाल नहीं पूछते तो क्या मैं ये इतना अपने इमोशनल आउटपुट के साथ आपको जवाब दे पाता? मैं नहीं दे पाता, मैं कभी नहीं दे पाता। आप मुझे लिखित में मेरे को 10 सवाल भेज देते व्हाट्सएप पे, आप कहते सर आप इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाओ और ये 10 सवालों के जवाब दे दो, तो मैं भी कंप्यूटर की तरह आके पट 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 करके रत्तो टोटे की तरह बोल के और मैं निकल लेता। हम जो मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग है, हम उसमें पढ़ ही नहीं सकते जब तक कि हमारे पास आप सुनने वाले, मैं बोलने वाला, या आप बोलने वाले, मैं सुनने वाला, और हम एक दूसरे से सवाल पूछने वाले मीडियम पे नहीं आएंगे। मेरे पास अपने नेटफ्लिक्स पे 5-6 पिक्चरें डाउनलोड है। कल मेरी वापसी की फ्लाइट है, डाउनलोड करके मैंने रखी है कि मैं कल वापसी दिल्ली की फ्लाइट पे देखूंगा। मैं बता रहा हूँ, फ्लाइट उड़ने के बाद 5 मिनट के बाद मैं चलाऊंगा, 10 मिनट में देखूंगा, 11 मिनट में मैं सो जाऊंगा, बिकॉज मेरे लिए 1 घंटा सोना is a more pleasurable activity rather than watching something which I know is going to be in my mobile for a very long time. आप समझ रहे हो? मेरे मोबाइल में तो पड़ी रहेगी, मेरे को क्या पता है। तो जो चीज मेरी जेब में, जो चीज मेरे मोबाइल में है, वो मुझे सुकून तो देगी लेकिन कामयाबी नहीं देगी। तो जहां पर आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको 19 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। आप मानेंगे वेस्ट में, अमेरिका वगैरह में, जब इस तरह के कोई कंपेरेटिव एग्जाम होते हैं, मैंने हाल फिलहाल में कुछ दिया वहां पे एक एग्जाम, तो वहां पढ़ाई के साथ ना गेमिफिकेशन की जाती है। गेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक मॉड्यूल दिया जाएगा खत्म करने को, और मॉड्यूल के साथ आपको गेमिफाई किया जाएगा कि आप इतने समय में खत्म करेंगे तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इतने समय में इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इतने समय में इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स मिलने के बाद आप उन पॉइंट से आप कुछ आगे कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या आप एक और कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। तो वहां पर जितनी भी स्टडी की गई, उस स्टडी के अंदर यही पाया गया कि डिस्पाइट गेमिफिकेशन, हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड पोर्टल्स के मॉड्यूल्स को हम लोगों से कंप्लीट ही नहीं करा पा रहे। लोगों ने मॉड्यूल खरीद रखे हैं, वो पड़े हुए हैं, खुले ही नहीं, आज तक वो मॉड्यूल कभी किसी ने खोले ही नहीं, बस वो पड़े हुए इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम किसी भी प्री कंटेंट के साथ आएगी आएगी जब वो लाइव होगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लाइव क्लास में पढ़िए, टू वे टेक्नोलॉजी से पढ़िए, आप अपने कंफर्ट में, अपने कमरे में, अपने कंफर्टेबल क्लोथिंग में आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि प्री रिकॉर्डेड कंटेंट कंज्यूम करते रहिए, वो तो बस फिर अपने आप को जो है नॉजिएटिंग का है, वो तो मतलब मुझे तो वो समझ नहीं आता कभी भी। बिल्कुल सही बात है, वो चीज तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है।
लास्ट में सर एक छोटा सा भी लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे आपकी जर्नी के बारे में, जो आपकी स्टार्टिंग से स्कूल डेज से लेके जो आप तक की, क्योंकि लाखों बच्चे जनरेशन है, इस तरह से लोग मतलब आप मतलब अभी बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा था तो वो आप डिस्कस करें कि मेरा तो पीजी में हो गया, मेरे सब सुनने के लिए बस। तो आपके लिए कुछ आवाज कट गई, क्या करें? सर, बच्चे जिनका पीजी में हो गया है वो भी बोल रहे हैं कि मेरा तो पीजी में हो गया है, मैं तो बस सर को सुनने के लिए आया हूं। अरे तो उतना थैंक यू सो अफेक्शन आपके लिए है लोगों का। फिर आपकी जर्नी सर जब से हुए मतलब जब स्कूल डेज से लेके अब तक कैसे चली? मेरी जर्नी में मैं हरियाणा के बड़े छोटे से शहर से हूँ। अब तो खैर वो छोटा भी नहीं रह गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि यार मेरा पता क्या है, मैं ना मतलब आई एम वेरी थैंकफुल। मतलब मेरी जर्नी में ना मेरे से अगर कोई पूछता है ना, मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ आई एम थैंकफुल टू हूएवर इज अप देयर। रिलीजियस आदमी नहीं हूं मैं, इतना जो है पर्टिकुलर कोई मेरा इंक्लिनेशन नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हूएवर इज अप देयर हैज बीन वेरी काइंड, यू नो, आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड बिकॉज इतना हार्ड वर्किंग पता नहीं हूं नहीं हूं, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पे जो है सही लोगों के साथ मुझे मिल जाता है और मेरी जर्नी अपने आप बन जाती है। तो बस मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि आई एम व्हाट आई एम इज ऑल बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड मी। वो मेरे बचपन से लेके आज तक मेरे साथ है। मैं स्कूल में था, मैं मतलब आई परफॉर्म वेल, आई वाज ऑफ कोर्स नॉट वन ऑफ द टॉपर्स बट टॉपर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस वक्त पे माय मदर हैड अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग मी व्हाट आई एम टुडे। बिकॉज उन्होंने ना लाइफ में ना कभी सेकंड आना सिखाया नहीं। एट द सेम टाइम आए भी नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर आ जाते तो वो कुछ कहती ना, वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, आई नहीं वो अलग बात। तो उन्होंने सिखाया यही कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मेहनत करो और लगे रहो। हम वही स्कूल में हम करते रहे, हम लगे रहे 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, ये वो सब किया, अखबार में नाम आया। लेकिन जब उस शहर से बाहर निकले ना और दिल्ली आए, तो पीएमटी के लिए क्रैश कोर्स किया था छोटा सा, तो वो पता लगा कि यार दुनिया तो कुछ और है। हम जहाँ रह रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। माय मदर इज ऑल्सो देयर बाय द वे इन द चैट बॉक्स। मुझे नहीं पता था कि वो सुन रही है। तो उन्हें सुनीता करके जो आईडी आ रही है, तो हैप्पी की वो भी सुन रही है इस बात को। तो जब मैं दिल्ली आया तो मेरे को उस वक्त पे ना ये एहसास हुआ कि जो मैं हूं और जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ वो तो आई थिंक एक छोटा सा कण भी नहीं है उस चीज का। तो पहली बार वो चीज मुझे बहुत हिट करी कि एक कूप मंडूक, जो कुएं के मेंढक वाली कहानी मैंने सुनी थी, वो मुझे मेरे को फील होने लगा कि साला सबसे बड़ा मेंढक तो मैं ही हूँ। तो वहां से ना एक दिमाग में एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे। बट फिर एमबीबीएस मिली। अब जब एमबीबीएस मिली तो वहां पे काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा। टीचर्स वर अमेजिंग, दे वर एक्सेलेंट। मतलब आज भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉट एवर आई टीच ऑर्थोपेडिक्स, 80% ऑफ दैट इज जस्ट इमिटेशन ऑफ माई ऑर्थोपेडिक्स टीचर, तो कहाँ से लिया था सर? डॉक्टर अनुराग छाबड़ा। मैंने अग्रोहा से किया वो। अच्छा, सो कौन अग्रोहा से की बात में करते हैं कि जब आपने ज्वाइन किया था एमबीबीएस? महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में मेरा 2001। सो बेसिकली डॉक्टर अनुराग छाबड़ा हमारे जो वहां पर टीचर थे, हमारे वो शुरुआत में वार्डन भी थे। तो जो कुछ छाबड़ा सर कहते थे करते थे, उनको हम सुनते थे, डांट बड़ी खाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन सर को ना कहीं इमिडिएट कर करके वो पता नहीं लगा कब वो चीज टीचिंग में शुमार होगी। तो बहुत वहां की जर्नी मेडिकल कॉलेज की अच्छी रही। बट अगेन मैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई हैव बीन लकी बिकॉज यू नो मैं क्या करने जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता, आसपास मेरे लोग जुड़ जाते हैं बस। तो वहां पे जो मेरे को एक एनवायरनमेंट मिला, मेरा सर्कल बना, मेरे दोस्त बने, कुछ साथ चले, कुछ पीछे छूट गए, कुछ बहुत अच्छा लगा कि पीछे छूट गए। तो वो लोगों के साथ जो सफर मेरा आगे चला, उसके बाद मुझे अब ये समझ में आया कि जो अगला पड़ाव है वो दिल्ली है। फिर दिल्ली आए पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर। उससे पहले डॉक्टर सुमेर मिले, दैट वाज बिग लाइफ टर्निंग इवेंट फॉर मी। बिकॉज उनसे मिलने के बाद मेरे को मेरी एसोसिएशन डैम्स के साथ कभी नहीं थी। मेरी एसोसिएशन उनके साथ थी। डैम्स तो बाद में सीन में आया बिकॉज उनके साथ उनसे उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था ऑनलाइन। और वो जो कांटेक्ट हुआ, वो कांटेक्ट ऐसा हुआ कि आ, मैंने उनको सिर्फ एक ये मैसेज किया था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ आपसे मिलने। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जा।
और मैं अपना सारा सामान वामान लेके मैं वहां पहुंच गया। तो मैंने कहा सर मैं आपके साथ रहूंगा आज पूरा दिन। तो मैंने कहा, क्यों रहेगा? तो मैंने कहा सर मैं आ गया हूं, मैं रहूंगा। सर तब एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी में रिपोर्टिंग करते थे सर, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट थे। तो वहां पर सर थे और मैं सबके साथ पूरा दिन बैठा, हमने खाना मंगाया, खाना खाया, ये सब किया। तो फिर कहीं ना कहीं वो एक कनेक्ट सबके साथ बनता रहा। फिर मैं ऑर्थोपेडिक्स में एंटर हुआ, फिर वहां डॉक्टर देवेंद्र सिंह मिले, डॉक्टर डीके गुप्ता मिले, एचओडी थे हमारे, और बहुत कुछ हुआ। परेशान भी हुए, हंसे भी, रोए भी, खुश भी हुए। बट अगेन आज की डेट में वट एवर आई एम टुडे is all because of the people around me, Dr. Sumesh, Dr. DK Gupta, Dr. Devinder Singh, my parents। मतलब इतना अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है लोगों का जो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, बिकॉज आई डोंट सी दैट मच अराउंड मी। मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज को लेके। फिर उसके बाद जब टीचिंग में आया ना, तो फिर तो एक अलग लेवल का अनकंडीशनल अफेक्शन मिला। तो होता गया कि फिर वो अफेक्शन जब आपको मिलता है ना, तो फिर वो कंपाउंडिंग में जाता है। मतलब वो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का जो है वो 256 हो जाता है। वो फिर वो 16+16 नहीं होता, वो 16x16 होता है। तो फिर वो एक आदत सी बन गई कि हाँ यार अपन कहीं भी फंसेंगे, लोग तो अपने पास हैं, लोग तो अपने आसपास हैं, लोग तो मैनेज करेंगे। So God has been very kind, I'm telling you. It is very, very kind, the circumstances around me. मेरे हालात और मेरे जज्बात दोनों को मेरे आसपास के लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। और मैं एट द एनी टाइम ऑफ डिस्पेयर, मेरे को कोई मुसीबत आ जाए, आई काउंट पीपल अराउंड मी एज माई ब्लेसिंग्स, एंड एक्चुअली दे जस्ट अ कॉल अवे। और मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर कहीं भी कोई कंडीशनल बात होती है। एवरीबडी इज सो हैप्पी। तो बस यही सोच के हम आगे चलते जाते हैं। थैंकफुलनेस, मेरे को ऐसा लगता है, मैं मतलब शुक्राना जिसे हम बोलते हैं, ऊपर वाले का शुक्राना से ज्यादा मुझे लगता है जो आस पास के हमारे लोग हैं, जो हमारे लिए जाने अनजाने कुछ कर रहे हैं, उनका शुक्राना करना बहुत जरूरी है। दैट इंक्लूड्स द डोमेस्टिक हेल्प, द ड्राइवर, भी। होली पे आई गॉट वेरी इमोशनल। मैं होली कभी नहीं खेलता, मेरे को कई साल हो गए होली खेल। जिद करी कुछ लोगों ने, थोड़ा हो गया कि चलो चलो, गए नीचे आए। मैंने वहां एक एम्बुलेंस खड़ी देखी, तो वो हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे होली अरेंज रखी थी, 400-500 लोग इकट्ठा थे। तो वहां एक एम्बुलेंस जो है मिडलैंड्स की खड़ी थी। मैंने उसमें ड्राइवर को देखा, तो वहां एयर बॉम्ब्स चल रहे हैं, कलर्स के, और वो ड्राइवर ऐसे 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 करके उसको देख रहा है। मैंने फिर उसके बाद ट्वीट भी किया था कि होली का मकसद और मतलब इन लोगों के साथ होली मनाना है। जो नीचे हमारा सिक्योरिटी का आदमी था, वो सफेद कपड़ों में खड़ा था और वो हंसने लग गया। कह रहा था मैं तो आपको डांस करने के लिए देखने आया था, वापस आ गया। मैंने कहा भैया 5 मिनट से ज्यादा हमसे नहीं बैठा जाता। तो मतलब पीपल अराउंड मी हैव बीन वेरी कर्टियस। बस ये है हमारी जर्नी, माय जर्नी इज ऑल आपका जो एटीट्यूड है सर, वो एक सिर्फ पॉजिटिव देखने का जाता है मतलब के, पर आजकल होता है क्या कि लोग पॉजिटिव चीजें होती है बट वो नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ पता नहीं, मुझे दिखता मुझे दिखता नहीं। और मैं देखना, मतलब मैं शायद पता नहीं देखना चाहूँ भी तो ना दिखे, लेकिन हाँ मुझे नहीं दिखता। मुझे ना हर इंसान में ऐसे लगता है कि कुछ तो अलग बात है। वो जो कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो उसी के लिए बना है, और अगर वो कुछ और भी करेगा तो कमाल करेगा। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे कभी नहीं मिला, हमारी कभी भी ऐसे फॉर्मल बातचीत कभी भी नहीं हुई। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई यूट्यूब पे एक कंटेंट बना रहा है, या कोई इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा है, या फिर कोई कर रहा है। बिकॉज आप समझो ना कि आपके साथ हजारों लाखों लोग हैं जो इस वक्त इतनी सी बात को लेके परेशान है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे। बट एट द सेम टाइम आप बड़े फोकस्ड हो। आपने अब आज की डेट में अगर आप ट्रेडिशनल माइंडसेट सोचो, तो कोई ये बोलेगा कि अरे यार तुम हड्डी के डॉक्टर बन गए हो, तुम अपना काम करो ना, क्या ही टीचिंग वीचिंग कर रहे हो। मैं बोलूँ अरे तुम अपना आगे यार अपना एंट्रेंस की तैयारी करो ना, क्या ये तुम ये वीडियो के चक्कर में पड़ गए। मुझे एक बात मैं बताऊं आपको, दीज थिंग्स कीप अस अलाइव। जो मैं कर रहा हूँ दैट कीप्स मी सेन, जो आप कर रहे हो दैट कीप्स यू सेन। तो एक इंसान जो एक अलग रग का कोई काम करता है ना, मुझे वो इंसान बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जिससे मैं मिलूं, अगर मैं उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको समझाऊं कि देख भाई, ये करके देख, तेरे को मजा आएगा, तू इसको अच्छे से करेगा। शायद जो तू कर रहा है दैट इज इम्पोज्ड अपॉन यू, और शायद जो तू करना चाहता है वो कुछ और है जिंदगी में, और तू जो करेगा कामयाब होगा, बशर्ते कि तेरा उसमें इंटरेस्ट हो, तेरे को उससे प्यार हो। तो बस मुझे अच्छा लगता है, और सारा कुछ ही अच्छा होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज बहुत शॉर्ट है लाइफ, बहुत शॉर्ट है।
आई लॉस्ट फ्रेंड फ्यू डेज बैक, और मतलब मैं देख रहा हूँ आज की डेट में पता नहीं क्या चल रहा है चारों तरफ, बट इट्स वेरी शॉर्ट. सो हैविंग ग्रेटिट्यूड टू द पीपल अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरा लाइफ में एक ही मानना है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जिनकी जिंदगी में आप एक डिफरेंस ला सकते हो, ठीक है, उनके आगे ना आपका हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए. और आपके जो उम्र में बड़े हैं, जो आपको एक जगह रखते हैं, उनके आगे आपका हाथ ऐसे होना चाहिए. सो योर हैंड आपको पता होना चाहिए कब जो है यू शुड बी गिविंग एंड कब शुड बी टेकिंग. तो वो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है. एंड ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल अराउंड यू, एल्डरली, इन्फेंट, चिल्ड्रन, किड्स. मतलब इंसान वो है जो 2 साल से लेके और 80 साल के आदमी के साथ बराबर जेल करे, और वो दोनों कहे कि हाँ यार एफिनिटी इसके साथ. जलाए जाने के बाद, दफनाए जाने के बाद आदमी अगर 4 घंटे भी याद कर ले, मैं कह रहा हूँ जिंदगी इस हालत सफल होगी. मतलब जनरली मैं इतना चुप, जितने मेरे इंटरव्यू होते हैं इतना चुप होकर रहता नहीं हूँ, पर आज आपसे स्टार्ट हुई मेरा बस सुन ही रहा हूँ. उसको मैं कुछ आ ही नहीं रहा है बोलने के लिए, बस सुने जा रहा हूँ मैं जो चीजें. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए पर्सनली आज एक पर्सनल मेंटोरशिप हो गई आज. अरे नहीं 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 यार, कोई ऐसी बात नहीं है. बाकी अब तुम अपने बारे में, क्योंकि हमारी बाई चांस की बात है, हमारी आज तक सिर्फ एक ही बार, अभी आज शाम को एक 10 सेकंड की बात हुई है कि हाँ इंस्टा लाइव, हाँ इंस्टा लाइव, चलो ठीक है. अब तो मेरे को एक बात कि तुम्हारे इस वक्त जो विजन है या गोल है, तुम्हें क्या लगता है कि हाउ डू यू वांट टू मेक एन एक्स्ट्रा एज टू योर लाइफ दैट यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ? एक्चुअली सर मैं प्रॉपर जो होते ना किसान वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मतलब मेरी फैमिली में मुझसे पहले कोई 12th पास भी नहीं था, और हमने उन स्कूलों से पढ़ाई करी है 10th तक गवर्नमेंट स्कूलों में, जहाँ पे टेबल चेयर बैठने की, आपको नीचे बैठे. उन 12th तक हिंदी मीडियम, 10th में बहुत अच्छे नंबर आ गए, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऊपर नंबर, तो घर वालों ने कोटा भेज दिया. फिर वहां से चलो पढ़े, और वहां पे भी थोड़ा माइंड डायवर्ट हो गया, उस तरह से आपने मेच्योरिटी बढ़ा, क्योंकि जब अचानक से गांव से शहर देखा तो वो एक चीजें चेंज हो जाती माइंड से. तो प्रॉपर वहां पढ़ाई नहीं कर पाए, तो फिर किसी को देखा घर वालों ने कि वो एब्रोड गया है, तो एब्रोड भेज देते हैं, तो उन्होंने एब्रोड भेज दिया. एब्रोड गए, एब्रोड में पढ़ाई करी, आए करे. जब इंडिया में आए एफएमजी जब इंडिया में दी, तब एक रियलिटी एक्सेप्ट हो गया, जो बाहर अपन जो एब्रोड में वहां पे किसी सीनियर ने बताया नहीं कि इंडिया के बाद ये हो. वहां पे सभी बोलते थे कि अरे इंडिया जाओगे 6 महीने गौतम नगर में रहोगे सब हो जाएगा. बट हमने आगे चलो कि हमने आके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर ली उन 6 महीनों में, तो हम हो गए. पर हमारे साथ सारे ऐसे लोग थे जो नहीं हुए पास, और वो अभी तक 3 साल हो चुके हैं. मतलब मेरे एग्जाम तो मतलब 2 साल हो गए मैंने एग्जाम पास कर, तो मेरे साथ में से बहुत सारे लोग थे जो नहीं पास हुए. और मुझे वो चीज समझ आ रही थी कि यार एग्जाम इतना टफ नहीं है, पर वो ये कि मैनेज नहीं कर पा रहे 19 सब्जेक्ट को अच्छे से. इनको किसमें टाइम वेस्ट करना है, ये इनको पीएसएम ओबीजी अच्छे से पढ़ना है, मेडिसिन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं 6 महीनों में, 5 महीनों में. तो मेरे स्टार्टिंग से वही था कि भाई अपन इनको हेल्प करना है. ये जो लोग जो एफएमजी जो, क्योंकि एफएमजी एक ऐसी एग्जाम है ना कि मतलब इस एग्जाम आपने ऑलरेडी आप जाके आपने आपकी जवानी वहां पे देके आ गए हो, 30 लाख आप वहां पे देके आ गए हो. अब जब तक आप पास नहीं करोगे आप निकलोगे नहीं इस साइकिल से. और वो लोग इतना स्ट्रगल करते हैं ना, किसी के 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट. फिर जब आप उन लोगों को गाइड करते हो, और फिर जब वो लोग पास होते हैं, इस बार एक 9th अटेम्प्ट वाला बंदा पास हुआ जिसने पिछले साल मुझसे गाइडेंस लिया था, और इस बार वो 9th अटेम्प्ट में पास हुआ. मतलब वो एक फिर जब उनके पेरेंट्स फिर आपसे बात करते हैं तो अपने को लगता है कि यार हाँ यार बहुत कुछ और क्या यू आर मेकिंग इट लाइफ ऑफ द पीपल. नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है. देख, अपने यहाँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत समय लगा, एक रास्ता भटक गया मैं ढूंढने में मुझे पता लग गया. अब मुझे पता लग गया तो मैं उस पर चलने लग गया. मुझसे कोई पूछे और अगर मैं ना बताऊं तो फिर फायदा क्या है? बिल्कुल. बेसिकली नॉलेज का फायदा तब तक नहीं है जब तक आप उसको सामने वाले को ना दो. तो अदरवाइज आप अंदर ही अंदर कंज्यूम करते जा रहे हो, उसका क्या फायदा है? तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट होता है जब आप यू ट्राई टू गिव ऑल व्हाट यू हैव टू द पीपल अराउंड यू, एंड उससे जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चारों तरफ क्रिएट होता है. आई थिंक दैट इज अनबिलीवेबल. जब भी एफएमजी एग्जाम हर 6 महीने में जब होता है, तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो आई थिंक जितने मैसेजेस टीचर्स को होते हैं उससे ज्यादा मैसेजेस मुझे भी होते हैं. नहीं होंगे और ये जरूरी है. और ये चीज जो है आई थिंक ये ना आपको चार्ज अप रखती है, आपको मोटिवेटेड रखती है.
इसका अपना अलग एक प्लेजर है लाइफ में, एक अलग कंटेंटमेंट है, ये अलग संतुष्टि देती है। कीप अप द गुड वर्क, कीप करेंगे अप द गुड जो वर्क। चीजें चल रही है उसको कंटिन्यू अगले साल की पीजी में कुछ अच्छे करेंगे। नहीं नहीं, वो जल्दी मिलते हैं आपसे, उसके लिए भी कोई ना कोई एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे, करेंगे, उसको भी करेंगे जरूर, वो किसी को दिया जाए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और थैंक यू काफी सो अच्छा मच। एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड ऑल बाय। द बेस्ट, बाय बाय, ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।